अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज भी बात होगी प्रोग्राम में सबसे पहले मुज़ाकरात की जो हो रहे हैं बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के दरमियान, लेकिन पस पर्दा ये दावे भी किए जा रहे हैं बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से पाकिस्तान के अंदर और सोशल मीडिया पर। ये जो खबर है ये आज सारा दिन गर्दिश में भी रही कि कुछ ना कुछ मुज़ाकरात जो हैं वो बुशरा बीबी अपने तौर पर भी कर रही हैं, लेकिन जी बानी PTI जो है सारी सिचुएशन पर हमने देखा कि बीबी की हिमायत में भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो कुछ कर रही हैं वो मेरे लिए कर रही हैं। क्या वो जो कुछ जो है उससे इमरान खान साहब की मुराद वो मुज़ाकरात हैं जिनकी हवाले से इनकार किया जा रहा है PTI की जानिब से, या जो कुछ से मुराद उनकी कुछ और है? ये हम अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। फिर जी कल के प्रोग्राम में और परसों के प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कौम के लिए, आवाम के लिए बिजली जो है वो मजीद सस्ती करना चाहते हैं, और उन्होंने ये कहा था कल एक जगह गुफ्तगू करते हुए कि वो कोशिशें करेंगे कि IMF से दोबारा से रुजू करें और बिजली की जो कीमतें हैं आवाम के लिए ये कम की जा सकें। लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं कि साफ मना कर दिया गया है IMF की जानिब से, ऐसी कोई भी रियायत हुकूमत नहीं दे सकती है, अपने ही आवाम के लिए कोई भला नहीं सोच सकती है, अगरचे उसकी गुंजाइश भी मौजूद है। ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। फिर जी एक शख्सियत की हम खास तौर पर बात कर रहे होंगे जो वैसे तो बड़े चर्चे में रहती हैं रोजाना, स्क्रीन पर आप उन्हें मेरे साथ देख सकते हैं। वजीर आला पंजाब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं। कहा यह जा रहा है इनके हवाले से कि आजकल ये बड़े ज्यादा एग्रेसिव मूड में रहती हैं। वैसे मुझे आजकल के इस लफ्ज पर एतराज है, हमेशा ही तकरीबन वो ऐसे ही मूड में होती हैं। जब वो हुकूमत में नहीं थी तब वो किसके खिलाफ एग्रेसिव मूड में हुआ करती थी ये भी सभी जानते हैं, लेकिन वो आजकल उनके लिए बड़ा नर्म सॉफ्ट गोशा रखती हैं। लेकिन दिखाई ऐसा दिया कि इस सॉफ्ट गोशे के साथ साथ उन्होंने जब तलबा से बात की तो उस पर तनकीद ये हो रही है कि जी उन्होंने तलबा को तलकीन करने के बजाय तलबा को धमकी दी। जब हसन न्याजी का उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हसन न्याजी की जो सारी डिग्रियां हैं वो सारी जाया हो गई हैं। अब जब वो बाहर आएगा तो दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी। स्टूडेंट्स के सामने इस तरह की बात उन्होंने क्यों की? हसन न्याजी की डिग्रियों का जिक्र क्यों किया? डिग्रियां तो वो स्टूडेंट भी रखते हैं ना जो उनके सामने बैठे थे। तो ये धमकी थी या तलकीन थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये एग्रेसिवनेस जो है मरियम नवाज साहिबा की बढ़ती क्यों चली जा रही है? क्या कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर इसकी वजूहात में शामिल हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। बात किन से करेंगे? बात हम करेंगे जी डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक पर, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार। शराज हसनात साहब हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, वीडियो लिंक पर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार। काशिफ रफीक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। प्रोग्राम के आगाज में एक मीटिंग जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी जिक्र किया, एक मीटिंग नहीं बल्कि 3 मीटिंग्स की डेट्स बताई जा रही हैं। कहीं पर ये 4 मीटिंग्स कुछ सहाफ़ियों की तरफ से की जा रही हैं जो पस पर्दा हो रही हैं, जो आवाम के सामने नहीं है, जिनके बारे में आवाम को इल्म नहीं है, और छुपाया इसलिए जा रहा है कि कहीं आवाम जो है इस पर अपने गम गुस्से का इजहार ना करें। मैं बुशरा बीबी की कुछ होने वाली मीटिंग्स की बात करी हूँ, मुबैना मीटिंग्स की। सर, अब ये इनकार हम PTI की तरफ से देख रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं ये इनकार वाक़ितन इस बात को बताता है कि मीटिंग्स नहीं हुई हैं, या आपको लगता है कि जाहिर है कि ऐसी मीटिंग्स का इकरार किया नहीं जा सकता ओपनली, तो ये इनकार जो है ये बस ऐसे ही है, मीटिंग्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं राब्ते हो रहे हैं सर, कहीं ना कहीं? बहुत शुक्रिया आसमा इकबाल साहबा। ये दुरुस्त बात है कि इमरान खान की बेगम साहिबा के साथ बाकायदा मुज़ाकरात हैं। पहले भी मुज़ाकरात होते रहे, पिंडी में होते रहे, अब उनके पेशावर मुलाकात भी होती है। अच्छा। और जब वो इस्लामाबाद आते हैं तो यहाँ भी उसने कहीं न कहीं उनसे मुलाकात ज़रूर होती है। अब सूरत हाल ये है कि एक फ़र्द जिसका नाम है बुशरा बीबी, वो ही इमरान खान समझते हैं कि मुखलिस है, मेरे लिए खड़ी हैं और हर जगह वो जद्दोजहद करती हैं। बाकी लोग जो हैं वो दोनों तरफ हुकूमत से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी उनसे मुकमुका करते हैं, राब्ते करते हैं। देखिए, इमरान खान को बच्चा नहीं है, उसको पता है कि मुझे जो शख्स मिलने के लिए आ रहा है वो कैसे आ रहा है। मेरी बहनें नहीं मिल सकती, बीवी की रुकावट है, चीफ मिनिस्टर को रुकावट है, तो एक वकील जाके मिलता है और बार बार मिलता है। उसको कौन परमिशन देता है? जब वाइफ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रही है तो वो मिली भी नहीं है, कोई उनकी इजाजत से जेल के अंदर मिलने आ जाए तो वो मिला हुआ है। नहीं, एक बात यह है, एक तो है कि वो बेगम है और वो इमरान खान के लिए मुज़ाकरात कर रही है, एक साहब है, बाकी जो टीम मेंबरान अगर मिल रहे हैं
पार्टी के सर लोग मिल रहे हैं, तो फिर उनकी नीयत पे क्यों सर शक किया जा रहा है? हो सकता है वो भी इमरान खान साहब के लिए मिल रहे हैं। अगर वो सिर्फ इमरान के लिए जद्दोजहद करें और इमरान को ही पेश नज़र रखें तो उनको कोई मुलाकात नहीं करने देता। उनका पेश नज़र यह है कि इमरान साहब भी तलक रहे और उससे मुलाकात की परमिशन भी मिले, और आइंदा इमरान खान अगर कभी इक़्तिदार में आता है तो हमें बड़े ओहदे मिले। लेकिन इमरान खान को पता है कि कौन लोग जो है इस्टेब्लिशमेंट में मेरे साथ लगाए थे, कौन लोग जो है उन्हीं के राब्ते या उन्हीं के तलकदारी की वजह से मिलते हैं, और कौन लोगों को मिलने नहीं दिया जाए। बुनियादी तौर पे जो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होंगे या जिसमें कोई फैसला तय होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनकी बुशरा बीबी के हवाले से हो गए, वही फैसला करेंगी, वही इमरान खान को। जब भी आपको खबर मिली कि 2-3 दिन मुसलसल जो है बुशरा बीबी इमरान खान को मिली है, तो समझे या मुज़ाकरात खत्म हो गए या मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो गई है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। मैं शराज साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है और जिस तरह से अभी अब्दुल वदूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि उन्हें अगर किसी पर एतमाद है तो वो सिर्फ उनकी बेगम साहिबा हैं, बीबी बुशरा बीबी साहिबा हैं, तो ये जो उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम के अंदर कहा, एक्स पैगाम के अंदर जो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो कुछ कर रही हैं वो मेरी जात के लिए कर रही हैं, तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बानी जो है जो कुछ से मुराद उनकी वो मुज़ाकरात हैं जो पेशावर के अंदर हो रहे हैं, या कुछ दीगर चीजें जो बीबी कर रही हैं उनकी तरफ उनका इशारा है? सर थैंक यू वेरी मच आसमा। बिल्कुल इमरान खान का जो ट्वीट है वो इस चीज को साबित कर रहा है कि बुशरा बीबी इमरान खान के नायब के तौर पे पार्टी की ना सिर्फ क़यादत को देख रही हैं, बल्कि जितने भी बाहर मुज़ाकरात फ्रंट एंड या बैक एंड पे हो रहे हैं उसमें उनकी मुकम्मल हमायत हासिल है। ठीक। और जो एक्स में उन्होंने अपने बात की उसमें उस संजानी वाले धरने की भी बात की, वहां तक पहुंचने पे भी उन्हें खराजे तहसीन पेश किया, और इसके साथ साथ आप ये देखें कि पार्टी के बड़े दरीना कारकुन थे सलमान अहमद, और जब बुशरा बीबी के खिलाफ उन्होंने बातें की तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया सिर्फ इस बेस पे। दूसरी जानिब हम सबको ये पता है कि पार्टी के अंदर जितनी भी इस वक्त टियर 1 और टियर 2 की क़यादत है वो हमें धरने में कहाँ पे नजर आई थी? कहाँ पे थे वो सारे लोग जो पहली रैली में और दूसरी रैली में हमें कहाँ पे वो नजर आए थे? असल अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो उनके ऊपर बड़े ज्यादा डाउट्स थे कि वो लाहौर से निकल ही नहीं सके और वो लाहौर से अपनी वीडियो बना रहे थे गाड़ी में चुपके। ये वो सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो सारी क़यादत के ऊपर हैं, और हम सबको ये पता है कि जब भी कभी इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पे बाहर निकल के पार्टी की कमान दोबारा संभाली, ये सारी की सारी क़यादत जो इस वक्त लीडर बन चुके हैं इमरान खान की एब्सेंस में, हमें कहीं पे नजर नहीं आएंगे। अली बिन गंडापुर के हवाले से भी ये चीज क्लियर हो चुकी है कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, मगर हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं और अब बुशरा बीबी दोबारा चूंकि शिफ्ट कर गई थी वज़ीर-ए-आला हाउस, जिस तरह पहले कुछ मामला कहा जाता है खराब हुए तो वो स्पीकर हाउस चली गई थी, वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी की मर्जी के साथ खेल रहे हैं, और अली बिन गंडापुर एक बहुत बड़ा लाइजोन प्ले कर रहे हैं इस वक्त जो असल ताकतें हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से। और अगर आप ये देखें तो कुछ मामला आहिस्ता कुछ बेचैनी पाई जा रही है या वो इतना एग्रेसिव हो रही हैं, तो उसकी मल्टीपल रीजन ये है कि पीएमएलएन को नजर आ रहा है कि वो कहीं ना लूजिंग एंड की तरफ जा रहा है, और अगर पीटीआई और उसके काम है एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। शराज साहब, I'm really sorry, सिग्नल्स फ्रीज हो रहे हैं शायद, बार बार हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। मैं दोबारा आ जाती हूँ सर आपकी तरफ। अभी ताहिर मलिक साहब, मैं चाहूंगी कि आपसे हम ये जान लें कि एक तरफ हम देखते हैं कि बानी जो है वो अपनी अहलिया के हवाले से ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है जो कुछ भी कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जात के लिए कर रही हैं, उन पर बेजा तनकीद जो है वो नहीं होनी चाहिए है। लेकिन सर उसी पार्टी के अंदर से शेख वकास अकरम, उनकी एक मुख्तलिफ राय सामने आ जाती है, अपनी बानी के राय से मुख्तलिफ राय सामने आ जाती है सर, और वो राय ये है कि बुशरा बीबी जो है वो तो तमाम के तमाम मामलात से दूर हैं, वो सिर्फ बानी की अहलियां हैं। अगर वो पेशावर में घर से कहीं बाहर निकलती हैं या इस्लामाबाद के लिए कहीं आती हैं तो सिर्फ कोर्ट्स के लिए आती हैं, वो किसी किस्म की पॉलिटिक्स के अंदर, किसी किस्म की मुलाकातों के अंदर नहीं है। तो सर पार्टी के अपने अंदर इतना सारा इख्तलाफ है बुशरा बीबी को लेकर। सर देखिए, पहले तो पीटीए को पार्टी कहना बड़ा जिगरा चाहिए, और थोड़ी बहुत आपको नशे में हो तो आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है? ये तो जनरल स्टोर है, एक इमरान जनरल स्टोर है, एक जरदारी जनरल स्टोर है और एक शरीफ जनरल स्टोर है। तो ये स्टोर आपको पता है एक शहर से चलते हैं। तो पहले तो अब ये बहस खत्म करें ना पार्टी वाली। एक बंदा है जिसका नाम है इमरान खान, और जिसको आप मुज़ाकरात कहते हैं, ये मुज़ाकरात नहीं होते। सर बहुत माजरत के साथ ये सर आपकी अपनी राय हो सकती है, और अगर ये पार्टी नहीं है तो फिर नून लीग, सर फिर सारी की सारी नून लीग भी नशे में है ना सर जी, जो उस पार्टी से मुज़ाकरात कर रही है। पार्टी नहीं है तो वो डिस्कस क्यों कर रहे हैं उससे कोई भी मामला? सर जब
جب آپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، تجزیہ کار جب لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ رائے دی جا رہی ہے. میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں، میں نیوٹرل نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی سائنس بتا رہا ہوں. یہ میرا اوپینین ہے. سر یہ لفظ استعمال کرنا کہ وہ لوگ نشے میں ہیں، سر تنقید آپ کا حق ہے، لیکن اس طرح کا لفظ استعمال کرنا سر یہ صحیح ہے؟ نہیں نشے، آپ میری سر ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے نا سر، ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی نا، الیکشن میں کیسے حصہ لیا جس بھی اس سے لیا. آپ رائے کو میرے آرگو کریں نا، آپ اس پہ. میں آرگو یہ کر رہا ہوں کہ یہ نشے کے کہنے کا مطلب ہے میری رائے میں یہاں کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہوتی ہے، اس میں رائے ہوتی ہے، اس میں پروسیس ہوتا ہے، کولیکٹیو ڈیسیژن ہوتا ہے. یہاں پہ پیپلز پارٹی کا مطلب ہے زرداری کا فیصلہ، یہاں میں نون کا مطلب ہے شہباز شریف کا فیصلہ، عمران کا مطلب ہے عمران کا فیصلہ. میں یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو لفظ سے بات سمجھ نہیں آئی تو میں اس میں معذرت کرتا ہوں، مگر میرا نہیں سر، آپ سینئر ہیں، بہت کلیئر ہو گیا. آپ نے فرما دیا کہ آپ کی نظر میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو سینیریو سب چل رہا ہے ملک میں. استعمال یہ کروں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے نشہ کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریشنل نہیں ہے. میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں، نہ یہاں مذاکرات ہوتے ہیں. یہ سارے میسنجر ہیں، وہ بی بی صاحبہ ہوں یا وہ مذاکراتی کمیٹی ہو. جو کمیٹی پی ٹی آئی کی ہے وہ جائے گی پہلے. وہ ایک دیکھیں، مذاکرات کا مطلب ہوتا ہے کچھ لو اور کچھ دو. یہاں کوئی اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں. وہ وہاں سے سنتے ہیں، ان کو جب تک خان ہاں یا نہ نہیں کہے گا وہ ہاں نہ نہیں کر سکتے. اب دوسری طرف چلتے ہیں، وہاں کیمپ سے آپ جائیں گے شہباز شریف کے پاس، ہاں یا نہ وہ کرے گا، وہ اپنے بھائی جان سے پوچھے گا، بھائی جان کسی اور سے پوچھیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سویڈن ہے، ناروے ہے جہاں پہ کولیکٹیو ڈیسیژن ہوتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ مذاکرات نہ کی کوئی چیز نہیں. جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک بندے کا نام ہے، وہ عمران خان. وہ سچی ہے، وہ کبھی ہے. کہانی ساری عمران پہ شروع نہیں، عمران پہ ختم ہونی ہے. اب آپ سوال کریں، اور یہ سارا میری رائے ہے. ٹھیک ہے سر، چلے پارٹی نہ صحیح جو بھی لفظ آپ نے استعمال کیا، چلے پی ٹی آئی اگر اس کو ہم کہہ لیں تو پی ٹی آئی کے اندر اپنے کیوں یہ اختلافات ہیں؟ جب شیخ وقاص اکرم صاحب ملتے ہیں بانی سے تو جو بانی باتیں ٹویٹر پہ کرتے ہیں، عمران خان صاحب جو باتیں سر ٹویٹر پہ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہیں وہ میرے لیے کر رہی ہیں، تو کیا وہ اپنے پارٹی کے ان لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نے باہر اس طرح کا کوئی بیان نہیں دینا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ شی از ڈوئنگ نتھنگ ایٹ آل، اور ان کا پارٹی معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، پالیٹکس کے کچھ لینا دینا نہیں ہے؟ سر اس کی دو بالکل سمپل ریزنز ہیں. پہلے تو ویسے ہی عمران خان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کی ویکنیس آرگنائزیشن ہے. میرا نہیں خیال ہاں ہیز دس ایبلٹی. وہ انتہائی خوفناک حد تک ڈس آرگنائز لیڈر ہے. پہلی بات، وہ پارٹی کو آرگنائز نہیں کر سکا. دوسری بات، مجھے آپ یہ بتائیں، دنیا کی 5ویں بڑی جو اپنی ریاست ہے، اس نے کون سا محکمہ اس حکومت نے جو اس پارٹی کو 2 سال میں چترول نہیں کیا؟ فائنینشیل، مینٹل، سائیکولوجیکل، ایموشنل، پولیٹیکل، گرفتاریاں، اغوا. اگر میں سارا بولوں تو میرے والے پروگرام ہی آپ کو بند کرنا پڑے گا. تو کوئی ریشنل نہیں ہے. ان 2 سال میں یہ پولیٹیکل پارٹی بچ جاتی، اس میں سینٹی رہتی، اس میں آرگنائزیشن رہتی. 2 سال سے سوائے سترول کے ہو کیا رہا ان پہ؟ ہاؤ ہی کین بی اے آرگنائز پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہو گیا سر. میں یہی سوال جو ہے کاشف صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ بانی کے بیان سے آپ کو لگتا ہے کہ جو بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے حلقے جہاں پر بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی، وہاں پر کچھ نہ کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کو لے کر. آپ سمجھتے ہیں کہ بانی نے یہ جو بیان دیا ہے یہ اسی تنقید کو دیکھتے ہوئے، کم پسندیدگی کو ان کے دیکھتے ہوئے انہیں یہ بیان دینا پڑا ہے کہ نہیں جی وہ جو کچھ کر رہی ہیں میری ذات کے لیے کر رہی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انہوں نے بھی ملاقاتوں کا حوالہ دیا ہے کہ جو لوگ ان ملاقاتوں کو لے کر بی بی پر اب تنقید کر رہے ہیں وہ تنقید نہ کریں، وہ میرے لیے کر رہی ہیں جو چیز بھی ہو رہی ہے اس وقت؟ اس کو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بشرا بی بی کی بیک ڈور میٹنگز کی، جن کو لے کر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور اسی تنقید کے دوران ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بیان ٹویٹر پر جو ہے وہ پوسٹ کیا گیا اور کہا گیا، ٹویٹ کیا گیا کہ جی بانی جو ہیں، ظاہر بانی ہی کی طرف سے وہ بیان تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں میرے لیے کر رہی ہیں. تو بریک پر جانے سے پہلے میں نے کاشف رفیق صاحب سے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی. کاشف صاحب آئی ہوپ آپ کا مائک جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہوگا. مجھے سر بس یہ سمجھا دیجیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بشرا بی بی پر تنقید بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، چاہے وہ بیک ڈور میٹنگز کا معاملہ ہو، چاہے وہ سنجانی والا معاملہ ہو، اس وجہ سے یہ ٹویٹ جو ہے یہ سامنے آیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے؟ سر دیکھیں، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ بشرا بی بی اہلیہ محترمہ ہیں بانی کی، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ باہر آئیں، ایز آؤٹ ہوں، چیزیں سسٹم میں دوبارہ آئیں.
दूसरी तरफ वो मुलजमा भी हैं तोशाखाना 2 के हवाले से भी और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। ठीक है सर। अब बीबी जो भी कर रही हैं, मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था जिस वक्त 24 नवंबर को इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई, मैंने उस वक्त भी कहा आपको कि मुज़ाकरात और धरना कॉल ऑफ करने की इख्तियार 2 लोगों के पास है, बुशरा बीबी के पास और बानी के पास। और बुशरा बीबी जो भी कर रही हैं, बानी की पूरी हिमायत उनको उस वक्त भी हासिल थी, आज भी हासिल है। ठीक है। अब जो मुज़ाकरात की बात है कि बानी के ब्याह पे बुशरा बीबी लहदा मुज़ाकरात कर रही है और मुज़ाकराती कमेटी लहदा मुज़ाकरात कर रही है, तो हुजूर ये मुज़ाकरात का सिलसिला 26 नवंबर के बाद शुरू हुआ। अच्छा। और इन मुज़ाकरात के सिलसिला उस वक्त होना शुरू हुआ जिस वक्त उनको जमानतें दी गई, हिफाजती जमानतें। जिस तरीके से वो यहाँ से गए, भागे और उसके बाद दोबारा जमानतें हुई, फिर जेल में आना जाना शुरू हुआ, फिर मामलात शुरू हुए। और जिस वक्त मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला महफूज हुआ दिसंबर के आखिर में, 2 दफा उसका फैसला मुअख्खर किया गया, नहीं सुनाया जा रहा, 13 जनवरी पे ले गए। तो ये किसी ना किसी मुज़ाकरात, किसी ना किसी डील, किसी ना किसी बातचीत का शाखसाना हो सकता है। बिल आखिर ये फैसला सुनाया तो जाना है, लेकिन वो कोशिश करें कि इसको हम सेटल आउट कर लें। अच्छा, अब इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, डील होनी है तो डील मिलनी है, मुज़ाकरात हुआ करते हैं। और जहां तक बात है कि उनके लोग इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के साथ पसे पर्दा को मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो जब नवाज शरीफ साहब की डील हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात करते थे, जुबैर उमर साहब जाके पैगाम रसानी करते थे, बाकी जो पार्टी इसमें मैं ताहिर मलिक साहब की इस बात को बबांगे दौल एंडोर्स करता हूं। मैं खुद इस बात पे कहता रहा आपके प्रोग्राम में कि ये सियासी जमातें नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं और इनके जो जितने लोग हैं उन्होंने शेयर वाइज फ्रेंचाइजी ली हुई है। ये सारे एक तरफ देखते हैं, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ साहब हो, वो बिलावल हो, जरदारी हो। और इस मुल्क का अलमिया ये है कि जमहूरियत के नाम के ऊपर हमने खुर्शीद शाह जैसे बंदे को बिलावल भुट्टो की जरदारी के पीछे खड़ा कर दिया, हमने ख्वाजा साद रफीक साहब को मरियम नवाज के पीछे खड़ा कर दिया। सर, ठीक हो गया, समझ गए सर। अगर जमहूरियत पार्टी के अंदर नहीं है तो फिर ये जो पार्टीज हैं ये किस तरह से मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात कर सकती हैं जब इनकी अपनी सफों के अंदर या उसके अंदर हमें पार्टी के अंदर इस तरह से जमहूरियत दिखाई नहीं देती है। मुझे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है। शराज हसनात साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। बड़ा अहम एक इंटरव्यू इरफान सिद्दीकी साहब का गर्दिश कर रहा है, कल से हम सभी ने वो क्लिप देखा है, इंटरव्यू भी देखा है। उन्होंने फरमाया कि जी हम जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग हैं, हमारे पास तो इख्तियार नहीं है ना कि हम इमरान खान साहब की मुलाकात करा सकें, हम तो बस सजेशन दे सकते हैं, आगे कोई माने ना माने। तो सर फिर ये सिर्फ सजेशन का इख्तियार रखने वाली एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो बनाई गई है, तो बात तो वही हो गई जो कहा जा रहा है। मुख्तलिफ जैसे शेख वकास अकरम ने भी कहा कि बस बातें हो रही हैं, इख्तियार इनके पास कोई नहीं है। आसमा, जिस तरह ताहिर साहब ने कहा कि बिल्कुल जो दोनों तरफ इख्तियार है, वो एक तरफ मियां नवाज शरीफ के पास है जिन्होंने आगे से पूछ के बताना है, और दूसरी जानिब इमरान खान के पास है। तो ये सारे के सारे मैसेंजर हैं जिनको मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं और वो मैसेजेस लेके ही आगे जाते हैं और फिर उसके बाद आते हैं। जिस तरह पीटीआई इनिशियली बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी लिख के देने के लिए, और उनका ये ख्याल था कि अगर वो लिख के देंगे कि उनके मुतालबात क्या है तो गवर्नमेंट उन्हें फॉरेन मीडिया में पब्लिसाइज कर देगी और ये क्लेम करेगी कि देखें ये एनआरओ मांग रहे हैं, और ये उन्होंने रिटर्न भी लिख के दे दिया। मगर अब जबकि पानी से उनकी बातचीत हुई और ये मामला जहां तक पहुंचे हैं तो उन्हें इजाजत मिल गई है, और उसके बाद अब उसकी लीगल वैल्यूज देखते हुए जल्दी उसका लिखा हुआ ड्राफ्ट प्रेजेंट कर देंगे कि उनके क्या डिमांड है। सेम गोज ओवर देयर कि मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की थी कि देखें जब आप पार्टी को इजाजत देते हैं, उनके लीडरों को इजाजत देते हैं कि वो अपने बानी से मुलाकात करें, तो माजी में भी जिस तरह बदूर साहब ने फरमाया था कि ऐसी मिसालें थी, और इमरान खान के दौर में भी जब मुख्तलिफ लोग पाबंदे सलासल थे सियासी तौर पे, तो उनको भी इजाजत थी कि वो अपने वो रुफका के साथ सियासी मुलाकातें करें और अपने सियासी मामला को तय करें। और वहां पे भी कोई इस तरह के मामला नहीं थे कि कैमरे रखे हों, मॉनिटरिंग डिवाइस रखी हों, बंदे सर पे खड़े और चेक कर रहे हो। तो ये उनका राइट भी है और ये हमें जानना है, और ये हम समझते हैं कि वो एक सियासी कैदी हैं, और सियासी कैदी कल वो हुक्मरान थे, आज वो सियासी कैदी हैं। कल आने वाले दौर में ये मुज़ाकरात प्रॉब्ली उनकी किस्मत बदल दें और तकदीर बदल दें, और मामला उस तरफ जा भी रहे हैं। तो जो रिलैक्सेशन है वो कोई मक़तदर हल्कों ने देनी थी, और अब अगर वहां से थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई है तो वो दी जा रही है। इरफान सिद्दीकी साहब का ये बयान पीएमएलएन की बेबसी भी जाहिर करता है कि जिस तरह फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 ठीक है। मैं सर यही जानना चाह रही थी कि वाकई ये बेबसी शो की गई है ना। बहुत शुक्रिया शराज साहब, मैं आऊंगी दोबारा अगले सेगमेंट में अगले सवाल के साथ आपकी तरफ। मैं ताहिर मलिक साहब सर आपकी तरफ आना चाहूंगी। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कहा है कमोबेश उसी तरह की एक चीज जो है वो बानी पीटीआई की जानिब से भी कही गई है। उन्होंने कहा कि जी मेरे मुतालिबात बिल्कुल जायज हैं, बिल्कुल माकूल हैं,
اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو غیر معقول ہو، لیکن حکومت جو ہے وہ اس پر سنجیدہ نہیں ہے. تو پھر سر جس غیر سنجیدگی کا ذکر جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس غیر سنجیدگی کے ساتھ کوئی جوڈیشل کمیشن بن پائے گا؟ تیسرے دور کے بعد معاملات آگے بڑھ پائیں گے؟ کیونکہ بانی تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں ہوگا، اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے پھر نہیں کریں گے ہم دوبارہ بات ان سے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اپنی شیئر کر دوں، کچھ خبر ہے کچھ میرا انالیسس ہے. حکومت یہ چاہ رہی ہے، انہوں نے انٹرنلی خان کا جو پریشر تھا نا پاپولیرٹی کا وہ ختم کر دیا، وہ سڑکوں پہ کچھ نہیں کر سکا، تو وہاں سے تو وہ جیت گئے ہیں. شکریہ پاکستان کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس نے اتنی زیادہ ان کی ہیلپ کی کہ خان پولیٹیکلی تھریٹ نہیں بن سکا. پاپولر ہے یہ پکی بات ہے. اب دوسری حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت انٹرنیشنل سین دیکھ رہی ہے، جو دنیا کے بدلتے حالات ہیں اس میں امریکہ کے ٹرمپ صاحب بھی ہیں، تو ان کو تو ٹائم چاہیے. ان کی تو لاٹری نکلی ہے کہ کہانی چلتی رہے. صدیقی صاحب کا یہ بیان آپ سمجھتے ہیں کہ صدیقی صاحب ہماری طرح عام سے آدمی ہے؟ اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یار وہ واقعی ہم نے وعدہ کیا تھا تو یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی جیل میں، نہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جاگتے رہنا، ساٹھتے رہنا، ہونا موانا کچھ نہیں، ہم نے کیک ویسٹ یہ کہانی ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے. ایشو کیا ہے؟ صرف خان کا میں ایشو 1 منٹ آپ سے لوں گا. خان کا ایشو یہ ہے کہ خان کو میسج یہ ہے کہ پراوا جو طاقتور ہے جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، میں تو نام نہیں لے سکتا، آپ اس کا ذکر چھوڑ دیں، ہمیں ٹویٹ کرنے چھوڑ دیں تو کوئی نہ کوئی موقع ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ خان نے کرنا ہے. جس دن اس نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ وہ ادھر منہ نہیں مارے گا تو حالات بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر اس چیز کو چھوڑ دیں، تنقید والے پہلو کی بات کر رہے ہیں طاہر ملک صاحب، ہم نے دیکھا بھی تھا کہ پچھلے دنوں کہا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے اپنے پارٹی کارکنان کو، خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر انفلوئنسرز ہیں پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، ان کو کہا گیا کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھو. تو آپ کو لگتا ہے کہ خود عمران خان بھی اس سے باز آئیں گے؟ کیونکہ اس پوری ٹویٹ کے اندر تو انہوں نے کہیں پہ براہ راست بات نہیں کی، بس انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی اور 26 مئی کے واقعات کو بھول نہیں سکتا، تب تک نہیں بھولوں گا جب تک انصاف نہیں ملتا ہے شہیدوں کی فیملیز کو. دیکھیں صورتحال ہے آسما صاحبہ، جب آپ یہ کہیں کہ کنٹینر کھڑے کر کے پولیس لا کے لوگوں کو گھروں پہ جا کے تشدد کر کے ان کا فرنیچر توڑ کے ان کے جتنے آثار قدیمہ کی چیزیں وہ اٹھانے کے بعد لوگ چپ ہو جائیں، دب جائیں، تو اس کے بعد ساری چیز ختم ہوئی، ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد سازشیں وجود میں آتی ہیں، اس کے بعد انقلاب آتے ہیں. جب لوگوں کو آپ آواز کرنے کی بات کریں، بولنے کی اجازت دیں، کھل کے بات کریں تو وہ جمہوری پروسیس ہوتا ہے. لیکن جب آپ چیز کو دبا دیں، جب وہ بال بنتا ہے اور ایک بھاپ بنتی ہے اور پھر وہ پھٹتا ہے، یہ درست بات نہیں ہے. کہ یہ ہم سوچ کے کہ کنٹینر کھڑے کر لیں، لوگوں کے گھروں میں پولیس بھیجیں، بندوں کو اٹھا لیں، سب بالکل دب گیا ہے، کوئی وقت نہیں رہی، کوئی اہمیت ہے، اس میں پھر سازشیں ہوتی ہیں، پھر ملک کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. جمہوریت کو کیا ہوا تھا ایوب خان کے دور میں، کیا ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، نتیجتاً پھر قوم کو نقصان، اور یہ درست بات نہیں ہے. جس کی پاپولیرٹی ہوا ہے، جس دن عمران خان کو ہٹایا گیا تھا اس دن اگر انتخابات ہوتے تو عمران خان کے یہاں 5 سیٹیں قومی اسمبلی کی نہیں مل سکتی تھی. جب آپ نے اس کو ڈیلے کیا، اس کو مؤخر کیا، مہنگائی مزید بڑھی، نتیجہ اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور آج اگر آپ لاہور میں پرمیشن دیں تو اس سے بڑا جلسہ کرے گا. اصل خوف یہی ہے کہ وہ آئے تو نہ جلسہ کرے، نہ جلوس کرے، کچھ چھوٹی موٹی پریس کانفرنس کرے. وہ اصل مطالبہ تو یہی ہے. جہاں تک عرفان صدیقی صاحب تعلق ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہم اثر ہیں، تو دیکھیں دوسری بار پہلے ان کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کمیٹی میں میاں نواز شریف صاحب نے رکھا تھا، اور وہ 4 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے کھل کے اسی طرح کہا تھا کہ جناب ایک صاحب ہماری میٹنگ میں ہوتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے. اس کے 6 دن رات کو پتہ لگا وہاں آپریشن ہو گیا، ایکشن ہو گیا. اب اس میں بھی عرفان صدیقی صاحب بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مانا ہے ان کو پرمیشن ملنی چاہیے. ہم نے وزارت داخلہ کو لکھ دیا، وزارت داخلہ اب نہیں کرتی، اب اس کا ہم کیا کریں. تو دبے لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بالکل بے دست و پا ہیں، ہماری بات نہیں سنی جا رہی. اور جب جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، جب وہ پرمیشن دیں گے تو پھر ملاقاتیں ہوں گی. جی ٹھیک ہے کاشف صاحب، ٹائم میرے پاس کم ہے، میں چاہوں گی کہ اگر 2 منٹ کے اندر، کیونکہ پھر اگلا ٹاپک ہے اس کو مختصراً ڈسکس کر رہے ہوں گے، سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اگر ایک پارٹی جسے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، وہ پارٹی جسے مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ اتنی بے بس ہے، تو پھر پی ٹی آئی کو یہ مذاکرات کرنے بھی چاہیے؟ وہ تو الٹا اب جوڈیشل کمیشن کا کہہ رہے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی تو جوڈیشل کمیشن کیسے بنے گا سر؟ اچھا، ایک تو آپ نا اس بات کی تصحیح کر لیجئے کہ ایک پارٹی سے مذاکرات نہیں ہو رہے.
कई सियासी जमातों से तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी के लोग सियासी मौजूद जमातों के अलावा भी किसी हैं, से MQM के लोग मौजूद हैं, इजाजुल हक साहब मौजूद है। सो वो बहुत सारी जमातों का एक पैनल है जिसके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और पसे पर्दा भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। चले मान लीजिए कि ये मुज़ाकराती कमेटी जो सी है, इसकी पावर नहीं है, ये मुलाकात नहीं करा सकी मुज़ाकराती कमेटी की, तो जिनसे बुशरा बीबी के मुज़ाकरात चल रहे हैं दिसंबर के एंड से, फिर वो मुलाकात करवा दे। देखिए, असल इशू ये नहीं है कि मुलाकात, मैं तो एक बात पूछने, मैं समझने से कासिर हूं कि भाई आपने ऐसी कौन सी मुज़ाकराती कमेटी से गुफ्तगू करनी है जिसके लिए आपको खुली फिजा दरकार है। आप कमरे में बैठ के उससे क्यों, कौन सी ऐसी बातें जो नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। देखिए, सियासत में मुज़ाकरात ही रास्ता होते हैं, सियासत में मुज़ाकरात के जरिए ही रास्ते निकला करते हैं। ये अब बानी तहरीक इंसाफ ने अपना तमाम जोर लगा लिया। अब अगर वो मुज़ाकरात के ख्वाह है और इतने बढ़ चढ़ के ख्वाह है, तो थोड़ा सा उनको भी सब्र करना चाहिए कि भाई मैंने भी तो बलवे किए हैं ना, मैंने भी तो चढ़ाइयां की हैं विफाक के ऊपर। अच्छा, मुज़ाकरात अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप कर लीजिए, आपने सिविल नाफरमानी कर ली, तहरीकें चला ली, एहतजाज कर लिया। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये मत कीजिए, लोगों के बच्चे मत मरवाइए, मत असबाब पैदा कीजिए कि फायरिंग हो, आप बैठ के बात कर लीजिए, ठीक हो गया, बात हो जाएगी। बुशरा बीबी के जरिए ही होगी। सिर्फ मसला एक है कि बानी का गारंटर कौन होगा। बुशरा बीबी ने गारंटी दे दी, 9 मई पे माफी मांग ली, तो मामला सीधे हो जाएगा। सर 30 सेकंड्स है अब हमारी अगली जो डिस्कशन है, और मेरे ख्याल में वो एक ख्वाब ही था, तो ख्वाब पे डिस्कशन भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी करनी चाहिए। हकीकत तो ये बन नहीं पा रहा। सर मैं बात कर रही हूँ आवाम को सस्ती बिजली देने का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हुआ है जी हुकूमत का। IMF ने हुकूमती तजवीज जो है सेल्स टैक्स में कमी करने की वो भी मुस्तरद कर दी है। जो दीगर कहीं पर कोई ना कोई टैक्स थे जिनमें कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, उससे भी IMF ने इनकार कर दिया है। सर शराज साहब, आपकी क्या टेक है सर इस पर? 30 सेकेंड्स। सर ये ऐसे ही मामलात रहेंगे जब तक हम IPPs के साथ अपने मामलात को सेटल नहीं करेंगे। और माफी चाहता हूँ, IPPs एक बहुत मुनज़्ज़म और बाअसर अफराद हैं, किसी सूरत हुकूमत के बयानी में नहीं आ रहे। वो हुकूमत को थ्रेट भी कर चुके हैं कि वो इंटरनेशनली इस मामले को लेके जाएंगे। IMF से आपको रिलीफ नहीं मिलना। ओनली रिलीफ विच यू कैन गेट फॉर द पीपल इज टू सेटल डाउन योर एग्रीमेंट विद IPPs। बस इसके अलावा आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिल सकती। लोगों को सोलर पे रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, मैं ताहिर मलिक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, लेकिन जमाते इस्लामी ने कह दिया है कि जी IMF का मामला, दीगर मामलात, ये इससे हम नहीं जानते ये सारा मामला, हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे सर अगर बिजली सस्ती नहीं होती। देखिए आज़मा, असल कहानी है 2500 से 3000 अरब रुपए की कहानी है। और पाकिस्तान में मेरा हाल है, इवन फौज का सारा बजट भी आप लगा लेना तो वो 1500 से 2000 अरब में होता है। तो पाकिस्तान की जो रियासत पे सबसे ज्यादा दबाव है 3000 अरब है। और इसमें ये हमारे सारे हुक्मरान फ्रॉड करते हैं। ये इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI सारे शामिल हैं, जनरल मुशर्रफ, ये सारा पैसा मिलके बनाते हैं। हुकूमत खुद इतनी महंगी बिजली बेचती है। और मैं आपको ये बावसूख खबर दे रहा हूँ कि 3 या 4% से ज्यादा IPPs गैर मुल्की नहीं है, इमामत ही है जी, सारा कुछ चल रहा है। ये सारे पैसे बनाते हैं और यही पैसे छीन के हुकूमत मजलूम बन जाती है। ये पैसे खत्म नहीं होने, ये अवाम पे टैक्स है। और ये 3000 अरब रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक सर, ठीक सर, बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारे नाम बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन उन पर बात नहीं की जाती। वेरी ट्रू। अच्छा जी, मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी। गवर्नर स्टेट बैंक का बयान है पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आने वाला है। सर मुझे तो लगता है हम पहले भी महंगाई के तूफान में ही हैं, कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं। ताहिर मलिक साहब वाली नशे की बात वो हमने किया ही नहीं है, फिर भी हम घिरी जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर टाइम कोई ना कोई तूफान चल ही रहा होता है। कभी सियासी तूफान है, कभी माशी तूफान है, कभी IPPs का तूफान है। लेकिन बहरहाल जब जून आएगा, महंगाई की शरह में इजाफा होगा तो उस वक्त बात कर लेंगे। अभी तो दिल्ली दूरस्त जो IPPs की बात शराज साहब ने की, 15 IPPs मजीद जो है वो अपने टैरिफ रिवाइज कर रहे हैं, उसको काबीना के अंदर लेके जा रहे हैं। वजीर अवैस लगारी ने ये बात की है। इससे पहले भी कुछ IPPs ने अपने मुआहदे रिवाइज किए हैं। मेरा ख्याल है कि IPPs के ऊपर जो कैंपेन चली है और जमात इस्लामी ने जो टेक लिया है, इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अगर प्राइस रिवाइज हो गई तो शायद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा हमें को बेनिफिट नजर आए बिजली के हवाले से। ठीक हो गया सर। मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। हसन मुर्तजा साहब जो हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है, हिमायती नहीं है। सर इसका मतलब है कि ये जो हमें महंगाई का तूफान और मुज़ाकरात और बेबसी, ये सारी चीजें हमें नजर आ रही है, इससे कहीं ज्यादा चीजें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले कुछ दिनों में होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए अभी से दस्तबरदारी कहीं ना कहीं शो की जा रही है इस इत्तेहाद से। सर बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ताहिर मलिक साहब ने बिजली के हवाले से ठीक कहा कि सारे
आपस में मिले हुए हैं। अगर पाकिस्तान के इदारों के और सियासी जमातों की जो बिजली बनाने के इन्होंने कारखाने लगाए हैं, अगर उनको ही वो बंद कर दें, बिजली ज्यादा है तो बहुत सारा, आधे से ज्यादा कई खरब रुपया हमारा बच सकता है। जहां तक उनकी सूरत हाल है, देखें ये पीपल्स पार्टी मलाई तो खा रही है ना, सदर ममलकत है, चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर है, गवर्नर 3 बैठे हुए हैं, सुबह हर चीज उनके पास मौजूद है। लिहाजा वो मुस्लिम लीग नून के साथ महंगाई में या बुराई में या जो लोगों के जहन में उनके खिलाफ नफरत आ रही, उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून मारे और उसके बाद हमें पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग और हमें कुछ सीटें मिल जाए, हम इकतदार के मजे करें। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया जी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक जो है हमारा वो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से है, जो कहीं तलकीन कम और धमकी ज्यादा लगाती हुई दिखाई दी। और एक और चीज जिस पर बड़ा ज्यादा एतराज किया जा रहा है, जब वो एक जगह खिताब के लिए पहुंची, वहां अलीमा खान साहिबा के हवाले से कुछ नाजेबा बातें भी की गई, कुछ नारे भी लगाए गए, उस पर वो मुस्कुराती रही। खातून का खातून के हवाले से ये रवैया काबिल मजम्मत है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। रुख आज हम कर रहे हैं पाकपतन का। पाकपतन लेके नहीं आपको जा रहे, वहां पर लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की एक तकरीब थी, उसमें वजीर आला पंजाब साहिबा जो हैं उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई है। एक झलक आपको कुछ दिखा देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर उस पर बात करेंगे। न सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल जी, क्या उन्होंने कहा ये आपने सुना। मैं शराज साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। इतना कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा कि इलाज ही नहीं करेंगे, बहुत अच्छा इलाज करेंगे। शराज साहब। आसमा जी बिल्कुल, आसमा थैंक यू वेरी मच अगेन। कॉन्फिडेंस बनता है क्योंकि अभी भी जो एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हलके हैं जो शायद फोर्सेस का हिस्सा नहीं है, जो मेरी इतलात हैं, वो अभी भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं PMLN के, खासतौर पे मोहतरमा के, और शायद उन्हें ये जोम है कि उनकी ये हुकूमत चलती रहेगी। दूसरी जानिब जो उनके हालात हैं वो सबके सामने हैं कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरह उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, पंजाब गवर्नमेंट किस तरह फेडरल के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हाथ किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी साथ खड़े होने को तैयार नहीं है और शोर मचा रही है, गवर्नर के साथ रोज स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट चल रही होती हैं। और तीसरी चीज ये कि मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ही लिया जाए। डेफिनेटली एज अ वज़ीर आला उन्होंने अपने मुखालफीन को सबक सिखाने की बात की है, और ये तो हमने देखा है कि सबक क्या सिखाया जा रहा है और सबक काफी हद तक सिखाने की कोशिश भी की गई है। मगर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और जब भी कोई इक़्तिदार में होता है तो वो इस तरह की स्टेटमेंट देता रहता है। और इस स्टेटमेंट के बाद फिर जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने अभी रिलीज की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने एहसान नियाजी की वीडियोस शेयर की और बाकी चीजें शेयर की और बैकग्राउंड शेयर की, और खासतौर पे जो उनके वालिद हैं जो बहुत नाकिद हैं PTI के, उनके खिलाफ भी PMLN ने काफी स्टेटमेंट और स्टांस दिए हैं। तो इट्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उनका वक्त है, वो आज इक़्तिदार में है, और जब वो इक़्तिदार में नहीं थे वो स्टेटमेंट भी सामने है कि उनकी मौजूदगी में किसके खिलाफ क्या क्या नारे लगाए जाते थे और उस वक्त तो खामोश रहते थे। आज वो उन्हीं की सपोर्ट के बल पे जब इक़्तिदार में बैठे हुए हैं तो फिर वो अपने मुखालफीन के ऊपर सर चढ़ के बोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका राइट है, मगर कुछ जो चीजें हैं वो इखलाक से गिरी होनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और जानवरों के साथ मिला रहे हैं सियासी जमातों को और उनके काबरीन को, तो कल को मेरा ख्याल है इन्होंने भी सारी जिंदगी इक़्तिदार में नहीं रहना, जो इनकी भूल है। तो जब ये हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे होंगे तो फिर ये भी इस तरह की किसी न किसी बहस के लिए तैयार रहे। ठीक है, मैं मलिक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर ये बड़े एक आम सा कह लीजिए कि हमारे यहाँ एक कल्चर ही बन गया है कि अगर किसी दूसरे पर मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि जी ये इसने जरूर कुछ ना कुछ बुरा किया होगा, इसलिए अल्लाह मियाँ इसको सजा दे रहा है। जब हमारे अपने ऊपर मुसीबत आ जाए तो हम कहते हैं कि ये तो अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को इसी तरह से इम्तिहान में डालता है। सर आज इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, तो ये मकाफाते अमल है। जब ये खुद जेल में थी मरियम साहिबा तब वो मकाफाते अमल नहीं था, जब नवाज शरीफ साहब खड़े थे तब मकाफाते अमल नहीं था। सर इस पे प्लीज थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। और साथ ही मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अलीमा खान साहिबा पे आज तनकीद हो रही थी, नारे लग रहे थे, चले कोई और इस तरह की हरकत कर रहा होता, इस तरह से मुस्कुरा रहा होता तो शायद हमें इतना एतराज ना होता, लेकिन मरियम साहिबा ने जिस तरह से खुलकर मुस्कुराहट से लोगों को जोश बढ़ाया कि और लगाए अलीमा के खिलाफ नारे, सर इसको आप किस तरह से देखते हैं मलिक साहब? आसमा देखिए, बड़ी अफसोसनाक है कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, मैं तो पहले ही जान छुड़ाइए ताड़े को नशा कह के, मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल ही कॉमेडी है। ये मुलाजिम लोग हैं,
یہ حسنان کو اس لیے بدنام کر رہے ہیں کہ یہ شراز اس لیے ہنس رہے ہیں، یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی اسی کیسا سیدھا کیتا ہے۔ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، دنیا میں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں کہ کچھ میکینزم ہوتے ہیں، جس میں میں نے نشے کا لفظ استعمال کیا، آپ نے آئی ایم ہیپی، آئی ایم میڈیس، میں جرنلسٹ ہوں، آپ نے کہا کہ نہیں یہ لفظ کی ایکسپلینیشن دو نا، آپ نے اپنا پروفیشنلزم دکھایا۔ سیاست میں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو حکومت میں آپ وہ میری وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وہ پی ٹی اے کی بھی وزیر اعلیٰ ہے، وہ مسلمانوں کی وزیر اعلیٰ جو پنجاب میں رہتے ہیں، وہ کرسچن کی بھی وزیر اعلیٰ ہے، وہ مرزائیوں کی بھی وزیر۔ تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ اپنی سی وی بنائیں کام کا، اپنا کام کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں، حالانکہ میں بالکل ایک نیوٹرل بات کرنے لگا، وہ ایک اچھا امیج بنا رہی ہے کہ یار ہارڈ ورکر ہے، کام کر رہی ہے، بیل مجھے مار بھی، آپ اپنی کلاس شو کرو کہ میں پنجاب کی خدمت کر رہی ہوں۔ اور آپ جب الیکشن پہ جائیں تو آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے پی کے کی پرفارمنس دیکھیں اور میری پرفارمنس دیکھیں، مجھے ووٹ دیں۔ آپ تو جیتی جتائی اپنی بازی ہرا رہی ہیں، آپ پرسنل ہو رہی ہیں۔ یہ ایکچولی نا نواز شریف نے سیاست سیکھی تھی ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بھٹو کی سیاست تھی کنفرنٹیشن۔ یہ ایوی پنجابی کریکٹر نا، ایوی لڑتے رہنا، اور تھلے لگن بھی ماہر نے، ڈر بھی یہ جاتے ہیں۔ مطلب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کنفرنٹیشن کی؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے خاتون کا نام لینے کی؟ آپ پنجاب کی ڈیولپمنٹ کرتی جائیں، اپنا سی وی بڑھاتی جائیں، اور میچورٹی کا مظاہرہ کہ جی لوگ فیصلہ کریں۔ بڑا زبردست مشورہ، اینڈ آئی وش ملک صاحب کے جو لوگ جن کے مشوروں پر آج کل مریم صاحبہ عمل کر رہی ہیں، وہ بھی کوئی اسی طرح کا مشورہ جو ہے وہ ان کو دیں تو شاید کافی دیکھ رہے ہیں کنفرنٹیشن بنانی بلا وجہ نمبر بازی کا یہ چکر بن جائے۔ ویری رائٹ کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، خامخواہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی عبدالودود قریشی صاحب۔ بات وہی ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹس کے سامنے، آپ بہت سارے نوجوانوں کے سامنے کھڑے ہیں، اینڈ وی آل نو کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کتنی زیادہ ہے نوجوانوں کے اندر۔ بہت سارے کالجز یونیورسٹیز میں 804 کا نمبر ہو، کچھ بھی اور چیزیں ہوں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ایسے اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ دیکھیں جی حسان نیازی کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر اس کی ڈگریوں کا ذکر کرنا، پھر اس کے تاریخ ہوتے مستقبل کا ذکر کرنا، کہیں نہ کہیں ان کو یہ میسج دینا کہ پالیٹکس سے خود کو دور رکھیں۔ سر کیا صرف چند خاندانوں کا حق ہے؟ وہی پھر طاہر ملک صاحب والی بات آ گئی کہ کون سی پارٹیز کیسی پارٹیز وہ ایک خاندان یا ایک فرد کے گرد گھومتی ہیں۔ سر آسما صاحبہ دیکھیں، جو لفظ مریم نواز صاحبہ نے ادا کیا وہ جانور ہے، یہ بڑی قسم ایک وسیع ہے۔ سر کل جب وہ سرگودا میں تھی نا سر، تب کی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ آج ہم نے سوچا کہ پچھلا پورا ویک انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو ضرور ڈسکس کریں ہم۔ جانور ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کے بعد دو ہیں جانور میں، دو اقسام ہے، ایک انسان کی ایک حیوان کی ہے۔ تو کیا آپ نے جو تشبیہ دی ہے کہ جانوروں کا علاج واقعی آپ حیوانوں کا کرنا چاہتے ہیں یا انسانوں کا کرنا چاہتے ہیں، یا ہر جاندار کا، ہر جان کو آپ جانور کہہ کے اس کے ساتھ مکس، آپ یہاں تخصیص نہیں کرنا چاہتی کہ حیوان ناطق ہے یا غیر حیوان ناطق ہے؟ لیکن میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو مریم نواز شریف صاحب کے اتالیق ہیں انہیں فوری طور پہ تبدیل کریں۔ تو جو ان کو ٹک ٹاک پہ لگاتے ہیں، مختلف رنگوں پہ کیمروں کے چلاتے ہیں، یا ہاتھ میں لانے کی تصویریں خود جاری کرتے ہیں، تو اتالیق ان کے درست نہیں ہے، یا ان کے اندر بھی ان کو نقصان پہنچانے والے لوگ۔ یہ آپ خاتون کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی تذلیل کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کل تک میاں نواز شریف صاحب خود کہتے تھے کہ حکم کی عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، آج اپنے اپنی بیٹی کو بنا لیا۔ کل اگر عمران خان اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو منائیں گے، پھر آپ کہیں گے عورت کی حکمرانی ناجائز ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں جو مکافات عمل لگنے لگ جاتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہیں، اپنے بہوؤں کو، یہ سارے اپنے رشتہ داروں کو، عورتوں کو قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ وقت پڑنے پر نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، بہت کچھ ہوتا رہے گا۔ میں بس یہ جاننا چاہوں گی کہ کاشف صاحب، یہ جو طرز حکمرانی ہے یہ جاری رہے گا مریم صاحبہ کا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جن کا ذکر ابھی عبدالودود قریشی صاحب نے بھی کیا، پچھلے دن جو ایک تصویر وائرل ہوئی، پھر جس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہیں، جس طرح سے ان کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ہمیں تنقید ہوتی دکھائی دیتی ہے ینگسٹرز کی جانب سے، وہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ جگہ نہیں بنا پا رہی ہیں، یہ طرز حکومت ان کا جاری رہے گا؟ سر میں قریشی صاحب کو مشکور ہوں جنہوں نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں نا سیاسی جماعتوں کی، فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، ان کی وہ ساری وہ اس نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ڈالنے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے
کہ یہ تکبرانہ لہجے، یہ تکبرانہ باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جس وقت آپ نے سیاست کو نیچے سے گریب نہیں کیا ہوتا۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، آپ کو بنی بنائی ایک کمپنی، پولیٹیکل کمپنی مل گئی ہے جس کا نام مسلم لیگ نون ہے، اور اس کے اوپر آپ سمجھیے آپ جو مرضی کہیں گے، آپ کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ واہ واہ کریں گے یا اس کا دفاع کریں گے، لیکن اقتدار جب میسر آ جائے نا تو کارکردگی دکھانی چاہیے، عاجزی دکھانی چاہیے، مخالفین کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے ایک اسلوب کی وجہ سے آپ کے ساتھ ملے۔ اور اگر آپ نے یہ تکبرانہ لہجے رکھنے ہیں تو تکبرانہ لہجہ رکھنے والے زیادہ دیر دوام نہیں ہوا کرتا ان کے اقتدار۔ بالکل ایسے یہ بڑا فرمایا آپ نے۔ کاشف صاحب، دیگر صاحبان ہمارے ساتھ موجود تھے، عبدالودود قریشی صاحب، شیراز حسنات صاحب اور ہمارے ساتھ طاہر ملک صاحب موجود تھے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا۔ منڈے کو ملتے ہیں دوبارہ آپ سے، اللہ نے کے پان۔